हेलो एवरीवन, दिस इज़ बैंकिंग एस्पिरेंट। जैसे मैंने पहले शेयर किया था, मैंने इस साल 2023-24 बैंकिंग एग्ज़ाम्स में SBI PO क्रैक किया है और SBI PO के पहले मैंने RRB ऑफिस असिस्टेंट भी क्रैक किया है। तो आई थिंक SBI PO को बैंकिंग एग्ज़ाम्स में सबसे डिफ़िकल्ट में माना जाता है, पर SBI PO के साथ साथ मैंने बाकी सारे एग्ज़ाम्स के मेंस को भी मैंने अटैम्प्ट किया था, एक्सक्लूडिंग RBI असिस्टेंट। मुझे RBI असिस्टेंट का प्रीलिम्स मेरा क्लियर नहीं हुआ था क्योंकि मुझे 90 मिला था, कट ऑफ 92 था। तो मैंने RRB PO का मैंने मेंस भी दिया है और RRB PO के मैं इंटरव्यू में भी बैठा हूँ और मैंने IBPS PO का मेंस भी दिया था, बट मेरा उन दोनों में से एक भी क्लियर नहीं हुआ। RRB PO में मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ और IBPS PO में मेरा जो मेंस है वो क्लियर नहीं हुआ। तो यूजुअली माना जाता है कि सिंस SBI सबसे डिफ़िकल्ट है, तो एक क्वेश्चन शायद आ रहा होगा कि अगर मैं SBI PO क्रैक कर सकता हूँ तो बाकी दो एग्ज़ाम्स में ऐसा क्या हो गया। चलो IBPS PO में हो सकता है, पर RRB PO मेरा क्रैक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो तो कंपेरेटिवली मतलब ईजी है, उसका डिफ़िकल्ट क्वेश्चन तो उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं। तो उसी के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा कि क्यों मेरा RRB PO मेंस और IBPS PO मेंस या फिर RRB PO एज ए होल क्रैक नहीं हुआ, IBPS PO एज ए होल क्रैक नहीं हुआ, और मेरा SBI PO क्रैक हो गया। तो सबसे पहले बात करते हैं RRB PO के बारे में। तो मेरे फ्रंट में स्कोर कार्ड है, मैं स्क्रीन में दिखा दूंगा। RRB PO में मुझे जो प्रीलिम्स है उसमें मिला था 51, और जितना मुझे याद है मैंने 60 समथिंग अटैम्प्ट किया था। तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, आप देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसमें मुझे पता नहीं क्यों हुआ था, शायद वो नॉर्मलाइजेशन की वजह से बहुत घटा था, पर मैं जैसे तैसे मतलब मैंने कट ऑफ क्लियर किया था। बहुत लोगों का क्लियर नहीं हुआ था और बहुत लोग शॉक थे कि RRB PO का जो लेवल है वो अचानक बढ़ गया, और उसी से मतलब पता चल गया था कि इस साल एक बैंक एग्ज़ाम्स का जो डिफ़िकल्टी है वो पिछले साल से भी ज़्यादा हाई होने वाला है। तो प्रीलिम्स मेरा निकल गया, फिर मेंस का टाइम आया, तो मेरा RRB क्लर्क ठीक ठाक ही गया था, वो एग्ज़ाम उतना डिफ़िकल्ट था नहीं, और उसमें मेरा 150 समथिंग अटैम्प्ट हुआ था। पर RRB PO में क्या हुआ था, जो जनरल अवेयरनेस था स्पेशली, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंगली डिफ़िकल्ट लगा। अब बहुत लोगों ने कहा कि मेनली ये सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने अफेयर्स क्लाउड फॉलो किया था। अब मैं अफेयर्स क्लाउड को मैं ब्लेम नहीं दूंगा, शायद मैंने ही पढ़ने में कोई गलती कर दी थी, बट ये एक जनरल मतलब डिस्कशन था कि लोग अफेयर्स क्लाउड जो पढ़ के जा रहे थे उन्हें RRB PO सरप्राइजिंगली बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगा। क्वेश्चंस जो थे बहुत पुराने क्वेश्चंस आ रहे थे या फिर बहुत इन डेप्थ क्वेश्चंस आ रहे थे। पर जिन लोगों ने स्मार्ट कीड़ा का जो वो था मॉक ड्रिल ये किया था, उन्होंने फॉलो किया था, बहुत लोगों ने कहा कि वो उनके मतलब मॉक ड्रिल के थ्रू उन्हें RRB PO का जो GA है वो उतना डिफिकल्ट नहीं लगा जितना दूसरा सोर्स फॉलो करने वाले स्टूडेंट्स को लगा, जैसे मुझे लगा। तो उस समय से ही ये बात मतलब आ गया था कि ये डिस्कशन जो था कि कौन सा सोर्स फॉलो करना चाहिए, तो लोगों का जो रिकमेंडेशन था तब से अफेयर्स क्लाउड से ये की तरफ चेंज हो रहा था मॉक ड्रिल। तो अगर करंट सिनेरियो में कहे कि बेस्ट करंट अफेयर्स सोर्स क्या है, मैं अभी डायरेक्ट नहीं कहूँगा कि आप अभी अफेयर्स क्लाउड को छोड़ दो, मॉक ड्रिल को फॉलो करो, क्योंकि ये ईयर टू ईयर डिफर होता रहता है। इस साल मैं क्या दूंगा, आप ब्लाइंडली ये मॉक ड्रिल को सपोर्ट करो, या सपोर्ट नहीं खरीदो, उसको फॉलो करो, फिर आप एग्ज़ाम दोगे, देखोगे उससे मैच नहीं कर रहा, तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि RRB या फिर IBPS भी कोई मतलब आपको कहता नहीं है कि हम लोग ये सोर्स फॉलो करते हैं, वो सोर्स फॉलो करते हैं। तो विथ टाइम आपको थोड़ा अडाप्ट होना पड़ता है, अपने सोर्सेज को चेंज करना पड़ता है। मैंने वो नहीं किया था, तो क्या होता कि लास्ट मोमेंट तक, इवन SBI PO तक भी मुझे करंट अफेयर्स ओवरऑल डिफ़िकल्टी लगा। पता नहीं, शायद मुझे चेंज करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। अब जो हुआ फाइनली सिलेक्शन तो हो गया, तो चलो ठीक ही है। तो यही बात है, जनरल अवेयरनेस की वजह से मेरा जैसे कि देख सकते हैं 3.25 मुझे स्कोर मिला है जैसे तैसे, बस ये भी 1.25 से ही मैं मतलब कट ऑफ से मुझे ज़्यादा मिला है। क्वांट्स में मुझे जैसे तैसे 8.75 मिला है, रीजनिंग में 18.75, कंप्यूटर में 26 मिला है। बट ये चीज़ एक्चुअली क्या है, 26 नॉर्मलाइजेशन से पहले। आप जैसा कि देख सकते हो नीचे लिखा है ना टोटल वेटेड स्कोर, उसमें लिखा है कि किस में कितना मिलता है। मतलब करेंटली जो आप स्कोर कार्ड में देख रहे हो, सपोज रीजनिंग, तो उस स्कोर को इंटू 1.25 आपको करना होगा। वैसे ही कंप्यूटर का जो है इंटू 0.5, मतलब है कि उसको हाफ कर देना है। GA को जितना दिख रहा है उतना करना है, इंग्लिश को भी वैसे ही करना है, क्वांट्स में भी 1.25 एंड सो ऑन। मुझे मिला 79.63 और कट ऑफ था 69, तो मुझे एग्जैक्टली 10 मार्क्स ज़्यादा मिला था कट ऑफ से। तो शायद मे भी ये एक रीज़न था, पहली बात है कि मुझे उतना ज़्यादा नहीं मिला कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स, और सेकंड एक और रीज़न था कि इस साल जो है RRB PO का जो वैकेंसी है वो बहुत कम था, हमारे स्टेट में भी, बहुत स्टेट्स में कम था, हमारे स्टेट में भी जो जनरल का तो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स जो था वो 15 था।
तो बहुत हाई कंपटीशन था RRBPO में। फिर इंटरव्यू फेज़ आया। इंटरव्यू फेज़ में क्या हुआ था, जैसे मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया था कि यूजुअली कहा जाता है कि इंट्रोडक्शन में इंट्रोडक्शन या जो भी हो वहाँ पे आप जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो फॉलोअप क्वेश्चंस वहाँ से ही आता है। और मैं जब पहले इंटरव्यू रिव्यूज़ देख रहा था उसी मतलब 2023-24 का, जब दूसरे स्टेट्स का इंटरव्यू चल रहा था, बहुत लोग ये कह रहे थे कि बहुत ईजी इंटरव्यू जा रहा है, हमें बस घर के बारे में पूछा, घर में कौन रहता है, क्या रहता है, तुम कहाँ से आए हो, बैकग्राउंड क्या है, बस ऐसे पूछा, ऐसे मतलब दे जस्ट वांट टू चैट, नथिंग एल्स। वो कह रहे थे बहुत ईजी गया। तो मेरे आइडिया मन में ऐसा था कि मेरा भी ईजी जाएगा। मतलब मुझे कोई भी इंटरव्यू मिला ही नहीं था यूट्यूब में जो मतलब कहे कि नहीं मेरा बहुत डिफिकल्ट गया था, बहुत क्वेश्चन पूछा था। हर कोई ये कह रहा था कि बहुत स्मूथ गया, बहुत स्मूथ गया। तो मैंने भी अपने दिमाग में ये मतलब बना लिया था कि मेरा भी स्मूथ जाएगा, मुझे भी बस 2-4 सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे एंड आई एम डन, मतलब मेरा हो जाएगा। फिर गया इंटरव्यू में गया, फिर क्वेश्चन में बैठा, मुझे पता था कि फॉलोअप क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं घर से सीख के जाऊँगा। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पिताजी का प्रोफेशन, भैया का प्रोफेशन वैसे पूछेंगे। पर मेरी गलती ये है कि मैंने उसको अंडर एस्टिमेट किया था। इंटरव्यू में उन्होंने इंट्रोडक्शन पूछा, फिर वहाँ पे मेरे भैया जो हैं, जो कि मतलब वो भी मतलब थोड़ा NBFC में वो काम करते हैं, तो वो भी थोड़ा बैंकिंग से रिलेटेड है, तो मुझे पता था वहाँ से क्वेश्चन आएगा और उन्होंने वहाँ से पूछा भी। तो काइंड ऑफ वैसे ही इनिशियली किया था जैसा मैंने सोचा था। पर उसके बाद उन्होंने NBFC से उतने मतलब इतने डेप्थ में नहीं गए एक्चुअली। उन्होंने मुझे एक लोकल NBFC के बारे में पूछा, लोकल NBFC का नाम पूछा, कोई एक बहुत ही मतलब ये कंपनी के बारे में पूछा, फुल फॉर्म। अब मैंने उस कंपनी का नाम भी नहीं सुना था और उसके अगेंस्ट में उन्होंने ये कहा कि तुम्हें उस कंपनी का नाम तक नहीं पता, तुमने ये कभी सुना नहीं था। और वो इंट्रोडक्शन में ही हो गया था पहले आई थिंक 2 मिनट में। उसके साथ साथ नॉट ओनली वो एक मतलब मैंने बहुत बड़ा इशू किया था, बहुत बड़ा इशू नहीं, मतलब वो एक छोटा इशू था, पर स्टिल मैं मतलब उसे ये नहीं कर पाया, कंट्रोल नहीं कर पाया अपने आप को। और दूसरा ये इशू था कि जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया था वो बहुत मैंने फास्ट दिया था, और इंट्रोडक्शन देते ही उन्होंने कहा कि यू आर टॉकिंग वेरी फास्ट, मतलब लाइक अ रोबोट कहा था उन्होंने, लाइक अ रोबोट। तो इन दोनों इश्यूज़ की वजह से बहुत ज़्यादा मतलब मैं नर्वस हो गया था। बिल्कुल ये सब ये हो जाता है, क्या कहते हैं, सुन्न पड़ जाता है, ऐसा लगता है मतलब भाग जाऊँ, मतलब छोड़ दो, इंटरव्यू नहीं होगा मेरे से, मैं भाग जाऊँ, ऐसा मतलब एक मेंटेलिटी आ जाता था। तो उस वजह से उसके बाद 2-4 क्वेश्चन उन्होंने पूछा। उन्होंने फिर असम के बारे में पूछा, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ओवरऑल मेरा इंटरव्यू जो था बहुत ही बिलो एवरेज गया था। फिर उन्होंने क्या किया था लास्ट में, मेरा मतलब जो कंडीशन था मेंटली इतना ज़्यादा मैं मतलब नर्वस हो गया था, उन्होंने मुझे बस पूछा सिंपली IBPS का फुल फॉर्म क्या है। तो मुझे ऐसा लगा फाइनली एक इजी क्वेश्चन, और मैं बोलने वाला था यस सर द फुल फॉर्म ऑफ IBPS इज़, दिमाग में नहीं आ रहा था, उस समय इतना ज़्यादा नर्वस हो गया था। तो तब पता चला था आई एम डन, ये इंटरव्यू मेरा बहुत घटिया हो गया था। तो मैंने सर को कहा कि सॉरी सर, आई का फुल फॉर्म दिमाग में नहीं आ रहा, पर कनेक्टेबल बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन आ रहा है। तो उसके बाद ही उन्होंने कहा ओके थैंक यू वेरी मच। निकला, मन बहुत ख़राब था। फिर जो भी हो फाइनली वही हुआ, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फाइनल जो मेरा स्कोर था, जो भी उनका जो स्कोरिंग 80-20 या जो 75-25 था, मुझे याद नहीं है, 80-20 था शायद जो रेशो था, तो उस हिसाब से मुझे मिला 46, और जनरल का कट ऑफ था इस बार 48। अब ये जो टू मार्क्स का जो डिफरेंस है वो एक्चुअली सब कुछ करने के बाद 2 मार्क्स है, बट अगर इसे ट्रांसलेट किया जाए कि एग्ज़ाम में मुझे क्या करना चाहिए था, तो इंटरव्यू में मुझे 75 मिला था, जो कि एक स्कोर था। मुझे फिर रियलाइज़ हुआ कि वो एक्चुअली इसलिए नहीं क्योंकि इंटरव्यू में मेरा कुछ अच्छा गया था, वो स्कोर जो है सबको दे रहे थे, जो भी नॉर्मल कर रहा था उसको 75 दे रहे थे, जो थोड़ा भी अच्छा कर रहे थे उसको 90-95 दे रहे थे। RRB का उतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट इंटरव्यू मतलब स्कोरिंग नहीं है कि बहुत कम किसी को देते हैं। तो 2 मार्क्स लाने के लिए शायद मुझे इंटरव्यू में और 11 मार्क्स मिल जाते तो हो जाता। और मैंने मेंस का नहीं देखा कि उसके अलावा मेंस में मुझे कितना मार्क्स मिलता, तो आई थिंक मेंस में मुझे और 5-6 अगर मिल जाता तो भी हो जाता, पर जो भी हो नहीं हुआ कुछ मार्क्स के लिए। तो ये रहा मेरा RRBPO का रीज़न कि इंटरव्यू में मैंने अंडर एस्टिमेट किया, दूसरों का सुन के कि दूसरे कहीं पे इंटरव्यू ईजी जा रहा है तो मेरा भी ईजी जाएगा या फिर सिंपल जाएगा, मैंने वो गलत सोचा। फिर फॉलोअप क्वेश्चंस को मैंने अंडर एस्टिमेट किया कि डेप्थ में नहीं पूछेंगे, पूछा था तो पर्सनल क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना, इन डेप्थ पढ़ के जाना, थोड़ा अवेयरनेस अपने लोकल स्टेट के रिलेटेड भी वो सब पढ़ के जाना, वो सब। और मेंस में अपने सोर्सेज को चेंज करना, अगर लगे कि वो करंट एग्ज़ाम के सिनेरियो के हिसाब से वो अप टू डेट नहीं है। मैंने वो GA के लिए क्या नहीं था तो पूरा साल में स्ट्रगल कर रहा था, बट मैं श्योर अभी उसके अलावा मैं कहूँगा नहीं कि एग्जैक्टली कौन सा सोर्स फॉलो करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं इस साल फिर से चेंज हो जाए, आप फॉलो करोगे मॉक ड्रिल अचानक उतना ज़्यादा रेलिवेंट ना हो इस साल, आई डोंट नो, तो आप अपने उस हिसाब से चेंज करना। तो सेकंड आता है IBPS PO। तो IBPS PO का जो प्रीलिम्स था मेरा IBPS आई थिंक ठीक गया था, 67 मुझे मिला था। कट ऑफ मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है कितना था,
बट जितना याद है हाई ही था, मैं वो लिख दूंगा नीचे जब मतलब मैं इंटरनेट में देख लूँगा बाद में कितना एक्चुअली स्कोर है। तो ठीक ठाक ही गया था। इंग्लिश में मुझे 30 में से 20 मिला था, अब वो एक्सपेक्टेड कम मिला जितना मैंने सोचा था उससे। क्वांट्स में 20 मिला, मेरा क्वांट्स उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, बहुत लोगों का अच्छा है, पर मेरा ठीक ठाक है। पर मतलब मैंने 0 से स्टार्ट किया और अब जो भी है ठीक है। रीजनिंग 27 मिला, ठीक ठाक ही है, तो 67। IBPS PO मेंस, अभी IBPS PO मेंस में ही मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी थी क्वेश्चन सिलेक्शन में। अगर वो नहीं होता तो शायद आज मैं इंटरव्यू दे पाता एटलीस्ट। कोई बात का पता नहीं है कितना मिलता है डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में। तो ये वीडियो मैंने रिसेंटली बनाया था, तो शायद आपने देखा होगा। तो IBPS PO में क्या हुआ, रीजनिंग सेक्शन वही रीज़न था जिसकी वजह से मेरा मेंस क्रैक नहीं हुआ। हुआ ये था कि एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, मैंने स्टार्टिंग से सोच के रखा था कि पहले मिसलेनियस कोडेड रिवर्स वगैरह करूँगा। कोडेड रिवर्स के बाद मैं डायरेक्ट पजल्स में मैं जाऊँगा, एक पजल पकड़ूंगा कोई भी इजी, कुछ छोटे मतलब 1 मार्क का क्वेश्चन कोई पकड़ूंगा पजल, 3 मार्क्स टोटल वैसा। पजल करने के बाद में जब 7-8 मिनट हाथ में बचेगा तो मैं क्रिटिकल रीजनिंग में जाऊँगा और क्रिटिकल रीजनिंग कंप्लीट करूँगा। एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, स्टार्ट करते ही जब मैं क्वेश्चंस के थ्रू गया वहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा था कोडेड रिवर्स वाला, ना ब्लड रिलेशन था, ना डायरेक्शन डिस्टेंस था, कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो मैं क्वेश्चंस पर ढूंढ रहा था। पजल्स भी इतने अजीब अजीब थे, मैंने मतलब जो पजल्स थे वो देखा ही नहीं, सर्कुलर टाइप का था ही नहीं, बहुत नया नया कॉन्सेप्ट का था। तो मैं उस समय नर्वस हो गया कि एग्जैक्टली मैंने जो प्लान किया था उस हिसाब से एग्ज़ाम तो जाना है नहीं। तो उस समय मैं पैनिक मोड में, जस्ट लाइक RRBPO पैनिक मोड में चला गया। दोनों टाइम ही पैनिक की वजह से ही मतलब जो हुआ वो गलत। तो अब क्या करूं, मैं सोचा था मिसलेनियस क्या है, तो मिसलेनियस के नाम पे था ये डाटा सफिशिएंसी, मोस्टली मे बी एक था शायद क्वेश्चन, मैंने वो किया, उसके बाद डाटा सफिशिएंसी था जो यूजुअली कहते हैं कि बाद में करना, और दूसरा था क्रिटिकल रीजनिंग जिसको मतलब उतना रिलायबल माना नहीं जाता था और उतना ज़्यादा ये नहीं माना जाता था, मतलब कि यूजुअली स्टूडेंट्स इग्नोर, जैसे क्वांट्स में था ना एक टाइम ऐसा था कि एरिथमेटिक मत करो, नहीं करने से भी होगा। अभी ऐसा हो गया कि एरिथमेटिक नहीं करोगे तो वो बेवकूफ़ी है। उसी तरह अभी क्रिटिकल रीजनिंग हो चुका है। क्रिटिकल रीजनिंग पहले ऑप्शनल था, अभी ऐसा हो गया कि अगर वो नहीं करोगे तो वो मतलब एग्ज़ाम बिगाड़ सकता है, वैसा हो गया। मेरे केस में क्या हुआ, मैं क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ के गया था, मैंने हर्षल सर से पढ़ा था। स्टिल मैंने बेवकूफ़ी कर दी कि मैं सोच रहा था कि मैं उसी तरह जाऊँगा जैसा मैंने सोचा था, और वैसा नहीं हुआ तो मैं नर्वस हो गया। क्या करूँ, तो वो मिसलेनियस पार्ट तो है नहीं, तो डायरेक्ट मैं चला गया पजल में। तो पजल में क्या करूँ, सारे क्वेश्चंस डिफिकल्ट लग रहे थे, एक भी इजी क्वेश्चन नहीं लग रहा था। फिर सबसे बड़ा मिस्टेक क्या कि मैंने सोचा चलो पूरा टाइम लगा देता हूँ एक पजल में, वो हुआ तो हुआ, मार्क्स मिल जाएगा वरना रहने दो। क्वेश्चन स्टार्ट किया, ऑलमोस्ट 20-25 मिनट्स लग गया, बट बैक ऑफ द माइंड चल रहा था ना कि अब तक एक भी स्कोर मतलब 1 मार्क्स में मेरा हुआ नहीं। तो 20 मिनट ट्राई करने के बाद मुझे पता चल गया ये मेरा 1 मार्क्स मतलब ये पजल मेरा होना नहीं है। टाइमर देख रहा हूँ 25-20 मिनट जा चुका है, नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड 0, और नर्वस हो गया और एक पजल पकड़ा, कर डाउन, वो भी नहीं हुआ। टाइम देख रहा हूँ 0 क्वेश्चन अटेम्प्टेड, टाइम बचा है कितना, 5 मिनट। मैं बिल्कुल फिर से नर्वस हो गया। फिर मैंने ये किया, सोचा कि नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मुझे बस अभी कट ऑफ क्लियर करना है। मैं गया क्रिटिकल रीजनिंग मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। बिकॉज ऑफ नर्वसनेस, बिकॉज ऑफ क्या कहते हैं उसे, प्रेशर, बिल्कुल प्रेशर की वजह से ये नम हो जाता है दिमाग। तो क्वेश्चंस भी समझ में नहीं आ रहा था, मतलब 2-3 पैरा, यूजुअली एग्जाम में क्या होता है क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होता है क्रिटिकल रीजनिंग का, तो दिमाग ही चल नहीं रहा था बिल्कुल मतलब सुन पड़ गया था। तो उस वजह से क्वेश्चन भी मैं पढ़ नहीं पा रहा था। मैंने एक क्वेश्चन शायद अच्छे से अटैम्प्ट किया था क्रिटिकल रीजनिंग का, 2 क्वेश्चन मैंने बिल्कुल तुक्का मार दिया, और तभी पता चल गया था कि आइदर मेरा बेयरली कट ऑफ क्लियर होगा ये का क्या कहते हैं उसे रीजनिंग का, और ओवरऑल एग्जाम भी क्लियर हुआ तो उतना खास क्लियर नहीं होगा, बिल्कुल मतलब 2-3 मार्क्स से ही क्लियर होगा। फिर भी मैंने इंग्लिश अटैम्प्ट किया, GA अटैम्प्ट किया, DI क्वांट्स अटैम्प्ट किया, और रीजनिंग का जो वो था मतलब दुख था या फिर क्या कहते थे शौक था, वो क्वांट्स की तरफ भी ट्रांसलेट हुआ। क्वांट्स भी मेरा उतना खास ज्ञान नहीं था, वैसे मेरा क्वांट्स उतना भी खास नहीं, पर फिर भी मतलब क्वांट्स उतना खास नहीं किया 12 भी, और क्वांट्स ईजी था IBPS PO का पिछले साल के कंपैरिजन में। तो बाद में वही हुआ, मेरा क्लियर नहीं हुआ, मेरा सेक्शनली क्लियर नहीं हुआ RRB का, तो डिस्क्रिप्टिव मेरा गिना ही नहीं। कट ऑफ इस बार था शायद आई थिंक 63। तो यही 2 रीज़न था कि मेरा RRB PO नहीं हुआ और IBPS PO नहीं हुआ। तो इस वीडियो को बनाने का ये क्या हुआ, मतलब एम क्या हुआ, सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर करने के अलावा। बात यह है कि हमारे जो बैंकिंग प्रिपरेशन का जो फेज़ होता है या फिर बैंकिंग एग्ज़ाम्स जो होते हैं, वहाँ पे छोटा छोटा जो आपका ये होता है डिसीजन होता है जो आप लेते हो उसी वक्त में, वही डिसाइड करता है आपका क्रैक होगा कि नहीं होगा। मेरा IBPS PO इस वजह से नहीं क्रैक हो पाया क्योंकि मुझे पता नहीं था या फिर मुझे आइडिया कम था। अगर मैं रीजनिंग का क्वेश्चन सही सिलेक्ट करता तो मैं हो जाता,
मैं आज मे बी IBPS PO मेरा मे बी सिलेक्शन में भी हो जाता। RRB PO में अगर मैं तो अच्छे से मतलब अवेयर होता कि मुझे क्या कहना चाहिए था, नहीं कहना चाहिए था, अगर मैं श्योर नहीं था अपने भैया के प्रोफेशन के बारे में, मतलब अच्छे से मुझे नॉलेज नहीं था, तो नहीं बोलना चाहिए था, मुझे मेंशन ही नहीं करना चाहिए था। तो वो अवेयरनेस अगर होता तो मेरा RRB PO में भी फाइनल सिलेक्शन हो जाता। और उसी वजह से, पर उन दोनों एग्जाम से मैंने बहुत कुछ सीखा। फिर उसको मैंने SBI PO में इम्प्लीमेंट किया। SBI PO में मैंने देखा क्वेश्चन फिर से रीजनिंग बहुत टफ था, कुछ नहीं सोचा, पहला क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किया क्रिटिकल रीजनिंग सारा मैंने अटैम्प्ट किया। फिर उसके बाद आई थिंक 2 या 3 नॉर्मल क्वेश्चन था, वो किया मैंने, पजल्स को हाथ भी नहीं लगाया, वैसे ही रहने दिया। मैंने सोचा जो होगा होगा, इसी से होगा, पजल मैंने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद क्वांट किया एंड सो ऑन। मेरा 7-8 अटैम्प्ट था रीजनिंग, 7-8 अटैम्प्ट था क्वांट। क्वांट में मेरा क्या हुआ था, ठीक ठाक ही गया था कंपेरेटिवली, जितना लोग कह रहे थे उस हिसाब से। फिर मैंने जो अपना पावर ये दिया 100% उसके बाद दिया, वो इंग्लिश में दिया था। और डिस्क्रिप्टिव में मेरा डिस्क्रिप्टिव मेरा ठीक ठाक है, मैं मतलब बोस नहीं कर रहा, बस मुझे लगता है कि मेरा डिस्क्रिप्टिव ठीक ठाक ही जाता है। इस बार देखते हैं स्कोर कितना आता है, उस हिसाब से शायद पता लगेगा। पर सेक्शनल तो देता नहीं है SBI, जो भी है। पर इसका सिल्वर लाइनिंग क्या है कि अगर आपका एग्ज़ाम इस साल कुछ मार्क्स की वजह से रुक गया है, तो आप तो चिंता मत कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप कैपेबल नहीं हो। SBI PO में भी अगर आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे बेटर हूँ, बिल्कुल नहीं। मैंने बस 2-4 डिसीजंस लिया था उस समय, जो शायद वो आपसे बेटर हो, या फिर मेरा क्वेश्चन सिलेक्शन शायद मैंने आपसे बेटर किया होगा, क्योंकि उस समय नर्वसनेस में किसका दिमाग कैसे काम करता है आपको पता नहीं है। उस समय शायद मैं कुछ कर देता, कोई गलत डिसीजन ले लेता, तो शायद मैं सिलेक्शन मुझे नहीं मिलता, मैं आज इस जगह नहीं होता। इंटेलिजेंट मैट्रिक्स से मतलब हम नहीं गिन सकते कि जो सिलेक्ट हुआ है वो स्मार्टर है या फिर मोर इंटेलिजेंट है। तो आपने भी मेहनत किया, मैंने भी मेहनत किया, बाद में सिर्फ सिलेक्शन और उस सिनेरियो पे ही डिपेंड करता है। तो वो इम्प्रूव कैसे करें, कि उस समय हम कैसे डिसीजन लें, तो वही होगा, आप मॉक्स दीजिए। और मॉक्स में क्या है कि सब तरफ के मॉक्स दीजिए, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट मॉक्स दीजिए, इजी मॉक्स दीजिए प्रैक्टिस करने के लिए, डिफिकल्ट मॉक्स दीजिए कि उस समय सिनेरियो में क्या करना है क्या नहीं करना है। एब्सर्ड क्वेश्चन आता है, पहले ऐसा होता था कि एब्सर्ड क्वेश्चन आता है तो मजाक उड़ाते थे कि यार ऐसे तो एग्जाम में आता नहीं है। पर आजकल क्या है, लोग उतना कहते नहीं, क्योंकि एग्जाम भी खुद एब्सर्ड क्वेश्चन देने लगा है, मतलब बहुत डिफिकल्ट लेवल का। तो यही रीज़न है कि उस सिनेरियो में आप उस मोमेंट में क्या करते हो, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है एक एग्ज़ाम को क्रैक करने और ना करने के बीच में। तो शायद उसी वजह से आज मैं RRB PO मुझे नहीं मिला, IBPS PO नहीं मिला, पर उन दोनों से मैंने बहुत कुछ सीखा। उससे मैंने SBI PO में इम्प्लीमेंट किया, तो आज मैंने SBI PO क्रैक किया। तो यही शेयर करना था। अगर आप लोग को अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर कमेंट कीजिए। और बहुत लोग डिस्क्रिप्टिव के बारे में बोल रहे थे, तो मैं डिस्क्रिप्टिव के ऊपर भी एक मैं वीडियो बनाऊँगा। और मैं ज़रूर, जो भी आपको कोई डाउट होगा आप कमेंट में बताइएगा, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँगा। ओके, बाय।